जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आगामी कुछ महीनों में कई हिंदी भाषी राज्यों की स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं। उस दृष्टिकोण से आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस प्लेटफॉर्म पे विभिन्न राज्यों के स्टेट पीसीएस को देखते हुए यहाँ पे कंटेंट डाला जा रहा है, जिसमें डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है। इसके अंतर्गत हम प्रश्नों के माध्यम से प्रमुख तथ्यों या प्रमुख टॉपिक्स पर हम अध्ययन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि तमाम, चाहे जो भी राज्य हो, वहाँ के स्टेट पीसीएस परीक्षा में करंट अफेयर का एक बड़ा सेगमेंट रहता है। लगभग 35 से 40 प्रश्न आ जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से करंट अफेयर आपकी सफलता के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की श्रृंखला में। पहले हम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर उन प्रश्नों के उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो इन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग आगे काफ़ी व्याख्यात्मक रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे, इससे संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है ये है कि असमिया नव वर्ष को किस बहुप्रचलित नाम से जाना जाता है। आर्ट्स एंड कल्चर का पार्ट है। निक्केई एशिया द्वारा जारी नवीनतम उद्योग आंकड़ों के अनुसार किस देश को पीछे करके भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। चौथा प्रश्न हमारा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कहां ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक, छठा प्रश्न है वैश्विक दृष्टि से शीर्ष लिथियम उत्पादक देश कौन सा है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, वीर गार्जियन 2023 किन दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास है या युद्धाभ्यास है। हाल ही में किस भारतीय शहर को भूस्खलन अवतरण क्षेत्र घोषित किया गया। विश्व हिंदी दिवस 2023 का थीम क्या था। 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान का शुभारंभ किसने किया। ये हमारे कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्न से रिलेटेड टॉपिक का अध्ययन हम अगले स्लाइड से शुरू करेंगे। चलिए, पहला हमारा प्रश्न था कि असमिया नववर्ष को किस बहुप्रचलित नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मकर संक्रांति का दिन है और का पर्व है, और आज लोहड़ी है। तो लोहड़ी की अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। उसी दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, मकर संक्रांति के दौरान फसल त्यौहार, ये जो त्यौहार हैं, जैसे लोहड़ी हो गया या असमिया बिहू हो गया, ठीक है, पोंगल, ये सब क्या है, ये एक फसल त्यौहार है। ठीक है, ये फसल त्यौहार है। इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड तथ्यों का अध्ययन करेंगे। चलिए, मकर संक्रांति असल में होता क्या है, तो यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है, मकर संक्रांति। ठीक, आसान भाषा में हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि गर्मियों की शुरुआत को यह प्रदर्शित करता है और हिंदुओं के लिए आगामी 6 महीने की शुभ अवधि को चिन्हित करता है। ठीक, अब मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में भी जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य की उत्तर की ओर गति के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब सूर्य उत्तर की ओर गति नहीं करता, बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर इस प्रकार से चक्रण करती है। सूर्य के चारों ओर जो चक्रण करती है, पहली तो परिक्रमा करती है और परिभ्रमण करती है। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस क्रम में सूर्य उत्तर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, उसीलिए उत्तरायण। इस अवसर पर ये उत्तरायण जो है, इसी अवसर पर गुजरात सरकार, हमने कल पतंग महोत्सव के बारे में बात किया था, उसी से हल्का सा रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुजरात सरकार वर्ष 1989 से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कर रही है, इसी मकर संक्रांति के अवसर पर है। ठीक, मकर संक्रांति से जुड़े उत्सवों को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देश के अलग अलग हिस्से में मकर संक्रांति से संबंधित जो फसल त्यौहार हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं। चलिए, अब ये जो त्यौहार हैं
इनके माध्यम से, इनके द्वारा क्या होता है कि जो देश भर के लाखों किसान हैं, ठीक है, अपनी उद्यमशीलता और अपनी कड़ी मेहनत को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, कुछ प्रमुख नाम देख लेते हैं। अगर हम उत्तर भारतीय हिंदुओं की बात करें और सिखों की बात करें तो लोहड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। मध्य भारत में मकर संक्रांति को सकरात के नाम से जाना जाता है। असमिया हिंदुओं में या नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसे भोगली बिहू, रोंगाली या माघ बिहू के नाम से जाना जाता है और यही असमिया नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है। प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे देखते हैं। तमिल और अन्य दक्षिण भारतीय हिंदू इसे पोंगल के रूप में या थाई पोंगल के रूप में मनाते हैं। थाई पोंगल क्यों? क्योंकि तमिल कैलेंडर के हिसाब से यह थाई माह में मनाया जाता है, इसलिए इसे थाई पोंगल कहते हैं। तमिल जो लोग होते हैं यह चावल के आटे से अपने घरों के आगे कोलम नामक एक पारंपरिक रंगोली बनाते हैं। कोलम नामक क्या बनाते हैं? एक पारंपरिक रंगोली बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम पहले ये देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, जम्मू कश्मीर में शिशिर संक्रांत कहा जाता है। माघी या लोहड़ी हरियाणा पंजाब में कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। उत्तरायण गुजरात और राजस्थान में कहा जाता है। बिहार झारखंड में मकर संक्रांत कहा जाता है। असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको क्या कहा जाता है? माघ बिहू कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहा जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से देश के अन्य हिस्सों में इसी पर्व का अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए, खास बात यह है कि मकर संक्रांति के दौरान ये जो फसल उत्सव हैं ये केवल भारत में ही नहीं मनाए जाते बल्कि विश्व के अन्य देशों में मनाए जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं भारत के बाहर मकर संक्रांति को किन किन नामों से जाना जाता है, परीक्षा में पूछ सकता है। बांग्लादेश में सकरैन या पौष संक्रांति कहते हैं। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति, माघी संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति कहते हैं। थाईलैंड में सोंगकरन कहते हैं, तो वहीं लाओस में इसे पीमा लाओ कहते हैं। म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा सकरांग, श्रीलंका में पोंगल या उज्वर तिरुनल कहते हैं। जबकि अब देखिए, ईरान में भी मनाया जाता है याल्दा उत्सव के रूप में। चीन में भी मनाया जाता है डोंगजी उत्सव के रूप में या डोंगजी त्योहार के रूप में। ठीक है, और डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये यूरोपीय कंट्रियों में भी जूल या यूल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दौरान ये जो फसल उत्सव है ये देश के बाहर भी मनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न था कि हाल ही में निक्केई एशिया द्वारा जारी नवीनतम उद्योग आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे करके ऑटो बाजार में, वैश्विक ऑटो बाजार में तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहली बार तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। अगर हम भारत के वाहनों की बिक्री की बात करें तो 4.25 बिलियन यूनिट भारत की वाहन बेचे गए भारत में, जबकि जापान में 4.20 मिलियन यूनिट ये मारुति कार वगैरह बेचे गए। ठीक है, अब अगर भारत की दृष्टिकोण से देखें तो मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स और जो अन्य भारतीय वाहन निर्माता हैं इनकी बिक्री में वृद्धि हुई है। भारतीय कार निर्माताओं या भारतीय वाहन निर्माताओं की बिक्री में वृद्धि हुई है, इस कारण ये स्थान आया है। ठीक है, एक ब्रिटिश शोध फर्म है यूरोमॉनिटर के अनुसार भारत में केवल 8.5% परिवारों के पास यात्री वाहन है। ठीक है, उनका अपना पर्सनल कार है, पर्सनल गाड़ी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भविष्य में और अधिक बिक्री बढ़ने की संभावना है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार की बात करें तो 26.27 मिलियन
यूनिट के साथ चीन विश्व में पहले स्थान पर है। 15.4 मिलियन यूनिट के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर और जापान चतुर्थ स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। एक अगला जो प्रश्न था यह था कि हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को दिया गया, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी को दिया गया। ये भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्यों दिया गया इनको ये पुरस्कार? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी के पेशे में उनकी जो सेवा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? अभी 11 जनवरी 2023 को वर्चुअली दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। ये DY चंद्रचूड़ जी बंबई उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश रह चुके हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अभी हाल ही में पीछे 9 नवंबर 2022 को इन्होंने भारतीय गणराज्य के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। अब यहीं पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की अभियोग्यता को देख लेते हैं कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आप या तो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो, ये आपके पास अनुभव होना चाहिए, या तो आप 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, या तो आप प्रख्यात विधिवेत्ता हो। ठीक है, ये 2 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है, जिसमें से पहला यह है कि अनिवार्यतः आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किसे बिहार राज्य का नया स्टेट आइकन चुना गया या नियुक्त किया गया, उसी के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो किसे चुना गया? तो जो बिहार की लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर जी, उनको नियुक्त किया गया। ठीक है, उनकी नियुक्ति हुई। किसके द्वारा हुई? जैसा कि हमने प्रश्न में देखा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा हुई। प्रस्तावित किसने किया था कि इनको नया स्टेट आइकन बनाया जाए? राज्य निर्वाचन कार्यालय ने प्रस्तावित किया था। बिहार राज्य का नया स्टेट आइकन नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि मैथिली ठाकुर जी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मैथिली ठाकुर जी के बारे में। चूंकि ये व्यक्ति विशेष में अभी बिहार में परीक्षाएं हैं तो बिहार से रिलेटेड है और व्यक्ति विशेष में यह प्रश्न पूछ सकता है। तो मैथिली ठाकुर जी बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित हैं। वर्ष 2019 में भी उन्हें चुनाव आयोग ने उन्हें मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कहाँ का? मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अतिरिक्त इनकी लोक गायकी में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मैथिली ठाकुर जी के साथ उनके भाई ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर तबले पर इनका सहयोग करते हैं। ये बिहार की लोक गायिका है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था कि हाल ही में कहाँ ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने का निश्चय किया गया या कहाँ बनेगा? चलिए उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलेगा। तो ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक ये कहाँ बनेगा? ये स्कॉटिश शहर ग्लासगो में बनेगा। स्कॉटिश शहर ग्लासगो। आगे हम अब अच्छा यहीं पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, ये स्कॉटलैंड है,
ये ग्लासगो है, ठीक है, ये एडिनबर्ग है, ये आपका वेल्स है, इधर ये लंदन है, ठीक, और ये हमारा आयरलैंड है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ठीक, ये इधर इंग्लिश चैनल है। चलिए देखते हैं किसके पास बनेगा। तो केल्विन ग्रो नाम की एक आर्ट गैलरी है, क्या, केल्विन ग्रो नाम की एक आर्ट गैलरी है और म्यूजियम है, उसके पास यह ग्लासगो में बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, तो जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उस दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को स्मरण करने के लिए, उनके बलिदान के सम्मान में यह स्मारक बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वहां की एक कलरफुल हेरिटेज सोसाइटी है उसके द्वारा बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि भारत की विविधता को दर्शाया जा सके, इसलिए इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के सभी भारतीय सैनिकों जिन्होंने अपना बलिदान दिया प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो उनकी बारे में विस्तृत जानकारी यहां पर दी जाएगी। उनके बारे में क्या दिया जाएगा, विस्तृत जानकारी दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न था कि लिथियम उत्पादन की दृष्टि से विश्व का शीर्ष स्थान वाला देश कौन सा है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है। उत्तर एक वाक्य में है लेकिन टॉपिक बड़ा है, महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अर्जेंटीना में भारत की एक कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित अर्जेंटीना में 2 लिथियम की खान खोजी और 1 तांबे की खदान खोजी है, ठीक है। तो मतलब भारत के ओर से गए थे। MECL मतलब मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अर्थात काबिल, और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के एक भूवैज्ञानिक मतलब 3 भूवैज्ञानिकों की टीम गई थी नवंबर 2022 में अर्जेंटीना, और वहीं पर उन्होंने खोजा है, ठीक है। अब लिथियम खोजा तो खोजा, ठीक है, लेकिन अब प्रश्न कहां से बनेंगे, लिथियम का उपयोग कहां होता है। लिथियम का उपयोग जो रिचार्जेबल बैटरिया होती हैं उनमें किया जाता है, जो हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मोबाइल फोन्स में ये बैटरिया पावर देने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, उनमें लिथियम का यूज किया जाता है। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बारे में, काबिल के बारे में, फिर उसके बाद हम अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा देख लेंगे। इसका निर्माण कब किया गया, यह भी महत्वपूर्ण है। अगस्त 2019 में इसका निर्माण किया गया। 3 सरकारी कंपनियों, किसने, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को हो गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड MECL का ये संयुक्त उद्यम है, इनके द्वारा मिलाकर बनाया गया है, और ये भी सरकारी कंपनियां ही हैं, ये भी सार्वजनिक कंपनियां हैं। ये भी पब्लिक कंपनियां ही हैं। अब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का उद्देश्य क्या है, क्यों ये कंपनी बनाई गई, तो भारत द्वारा अन्य देशों से खनिज पदार्थों की खोज करना, अन्य देशों में भारत के द्वारा जब खनिज पदार्थों की खोज की जाएगी तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही की जाएगी, और घरेलू बाजार में मतलब भारत में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा इसी कंपनी के द्वारा, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक। लिथियम और कोबाल्ट जैसे जो महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज हैं जो भारत के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, सामरिक रूप से भी और तमाम आर्थिक रूप से भी आवश्यक हैं, ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही भारत में खरीदा जाता है, ठीक है, भारत में खरीदा जाता है, तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देख लेते हैं विश्व में लिथियम का उत्पादन और भंडारण। अगर देखें तो
ऑस्ट्रेलिया शीर्ष लिथियम उत्पादक देश है? हमको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न का उत्तर ये रहा। अगर अर्जेंटीना में चूंकि खोजा गया 2 लिथियम 1 तांबा, तो अर्जेंटीना विश्व का चौथा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है। लिथियम त्रिकोण, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लिथियम त्रिकोण में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया लिथियम त्रिकोण में शामिल होते हैं। कौन कौन से? अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया लिथियम त्रिकोण में ये शामिल होते हैं। चलिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत इन खनिजों के लिए केवल आयात पर निर्भर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अर्जेंटीना के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा है। ठीक है, अगर हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन सी रेखा गुजरती है? तो 23.5 डिग्री साउथ, ठीक, ये रेखा गुजरती है, मकर रेखा, कैप्रिकॉन। ठीक, इक्वेडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है। ठीक, इसी तरीके से ये आगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाती है। अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो ये है चिली, ये रहा, और बोलीविया ये रहा। ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों देश मिलकर बनाते हैं लिथियम त्रिकोण बनाते हैं। ठीक है, ये लिथियम त्रिकोण बनाते हैं। ये साउथ अटलांटिक ओशन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इधर अर्जेंटीना के नॉर्थ ईस्ट में उरुग्वे है, अर्जेंटीना के ठीक ऊपर नॉर्थ में पराग्वे है, और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? बोलीविया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि हाल ही में किस भारतीय शहर को भू अवतरण क्षेत्र घोषित किया गया? तो वह शहर है जोशीमठ। वह शहर है जोशीमठ। जोशीमठ के बारे में हमने पढ़ा भी है, विस्तार से पढ़ा है, हल्का इसमें देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जोशीमठ कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जमीन धंसने की वजह से क्या हो रहा है? घरों में दरार आ रहा है। ठीक, इसलिए यह चर्चा में है। अक्टूबर 2021 वगैरह में यहाँ पे काफ़ी जो है कि वहाँ उस समय से ये तेज़ी आ गई है। 1970 के दशक में, 1976 में वहाँ पे एक बेलाकुची बाढ़ आई थी, उसके बाद काफ़ी वहाँ पे मतलब विध्वंस हुआ था। उसके बाद वहाँ एक मिश्रा कमेटी बनाई गई थी, उसने कुछ रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट को पालन नहीं किया गया, उस रिपोर्ट का पालन नहीं किया गया, इस कारण आज ये समस्याएं हैं। ठीक है, तो जमीन धंसने की वजह से, जमीन धंसना क्या है? तो ये जो सतह है, पृथ्वी का सतह है, उसको समायोजित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये विष्णुप्रयाग जो कि धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का क्या है? एक संगम स्थल है। उसके दक्षिण पश्चिम में एक रिज पर स्थित है, जो कि भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। वह ग्लेशियर से आए हुए मलबे पर के ऊपर यह शहर बसा हुआ है, इसलिए भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। अगर हम आवागमन की दृष्टि से बात करें तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक विस्तृत है। ठीक है, लगभग 845 किलोमीटर में यह विस्तृत है। 845 किलोमीटर में यह विस्तृत है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सबसे खास बात यह है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो भी है, ये जो जैसे बद्रीनाथ धाम हो गया, ऋषिकेश हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री, उससे ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 उनको कनेक्ट करती है। चलिए आगे चलते हैं, इस बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अगर हम भूकंपीय संवेदनशीलता की बात करें तो जोन 5 में यह शहर स्थित है। जोन 5 का मतलब क्या हुआ? कुल 4 जोन है भारत में, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 में मतलब वहां पर सबसे अधिक खतरा है भूकंप का सबसे अधिक खतरा है। जोन 5 का मतलब ये हो गया कि वहां पे जब भी भूकंप आएगा वह 9+ के ऊपर ही वहां पर भूकंप की इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी। ठीक है, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, ऊपरी क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र होगा, इधर आपका गुजरात का क्षेत्र हो गया, ये जो है जोन 5 के अंतर्गत ये आते हैं। गुजरात का क्षेत्र, ये सब जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
अगर हम जोशीमठ के बात करें तो यह 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का क्या है, शीतकालीन विश्राम स्थल है, शीतकालीन विश्राम स्थल है। उसके साथ साथ इसे औली शहर, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब जो कि सिख धर्मस्थली है, और फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक, जोशीमठ को। आगे चलते हैं, ये देखिए हमारा ये उत्तराखंड है और ये यहाँ पे जोशीमठ शहर अवस्थित है। ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये सब जो है स्पर्श करते हैं। ठीक है, और ये हमारा नेपाल है। ये सब प्रदेश, ये सब क्षेत्र क्या जोशीमठ को स्पर्श करते हैं। इसके ऊपर तिब्बत है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में चूंकि हम लोग जोशीमठ के बारे में पढ़ चुके हैं विस्तार से, इसलिए बहुत हल्का बताया। जो महत्वपूर्ण चीज ये थी कि उसको भू अवतलन क्षेत्र घोषित किया गया, ये महत्वपूर्ण था, वो मैंने बता दिया आपको। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक था कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो उस प्रश्न से रिलेटेड ये टॉपिक है। सबसे पहले शुरुआत से हम बात करते हैं कि ये जो 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान है, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। यह कब होगा, यह अभियान कब से कब तक चलेगा, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट से पहले यह आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित होगा या यह अभियान कहां चलेगा, तो उत्तर प्रदेश के सभी 772 नगरीय निकायों में यह अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, चलिए पहले शुभारंभ देख लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा जी, उन्होंने शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि जो भी उत्तर प्रदेश राज्य के जो शहरी क्षेत्र हैं उनको वैश्विक शहरों के मानकों तक स्थापित करना है, जिसके अंतर्गत शहरी सुविधाओं में सुधार हो, वायु की गुणवत्ता में वृद्धि हो, स्वच्छता में वृद्धि हो और उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। और उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इन चारों चीजों पर जो सबसे ज्यादा हावी होता है वह कचरा निपटान। ठीक है, तो उचित कचरा निपटान किया जाए, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान का ये उद्देश्य है। अब जैसा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट के अंतर्गत ये किया जा रहा है, ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर तो इस समय उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो कि वो कर रही है। इससे उत्तर प्रदेश PCS में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। ठीक है, चलिए, तो एक ब्रांड यूपी लॉन्च करेगी उत्तर प्रदेश सरकार G20 के पहले, G20 शिखर सम्मेलन के पहले लॉन्च करेगी, ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक डोर टू डोर कचरा उठाओ अभियान चलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। कुल 762, ठीक है, नगरीय निकायों में चलेगा। स्वच्छ ढाबा कार्यक्रम चलेगा। इसके अंतर्गत जो होटल हैं, रेस्तरां हैं और जो ढाबे हैं उन पर उचित कचरा निपटान का पालन किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। जो यूपी ग्लोबल सिटी पहल के साथ मार्च 2023 तक यह जारी रहेगा। ठीक है, अगला जो योजना है, अगली योजना है वह स्वच्छ विरासत अभियान की है, जो 14 जनवरी 2023 को शुरू किया जाएगा। स्वच्छ विरासत अभियान नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है उत्तर प्रदेश के प्रमुख, उनको क्या किया जाएगा, साफ सुथरा रखा जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। आगे चलते हैं। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाना, उत्तर प्रदेश PCS में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाना निश्चित है, एक प्रश्न। चलिए, वीर गार्जियन 2023 प्रश्न था कि हाल ही में वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ। परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी दृष्टिकोण से हम ये देखते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल के बीच ये वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास हो रहा है। कब से कब तक, जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो हुआ आ जाएगा, हो रहा है कब से कब तक, 12 जनवरी से लेकर 26 जनवरी
के बीच यह होगा। कहाँ होगा? तो जापान में एक हयाकुरी हवाई अड्डा है और इरुमा हवाई अड्डा है, वहां पर यह किया जाएगा, वहां पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना इस वीर गार्जियन 2023 का उद्देश्य है। अगर हम बात करें भारत और जापान से जुड़े अन्य रक्षा अभ्यासों की या सैन्य अभ्यासों की, तो यहां से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। अभी 2023 का नहीं आया है, 2023 में अभी वीर गार्जियन ही हो रहा है, ठीक है, अभी 2023 में वीर गार्जियन ही हो रहा है, इसलिए 2022 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच कहां पे हुआ था वर्ष 2022 में? बेलगाम कर्नाटक में, ठीक। जिमेक्स 2022 में छठा संस्करण हुआ था, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में हुआ था भारत जापान के बीच। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास, इसमें 4 देशों के साथ भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के जो नौसैनिक थे उन्होंने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था और इसका जो 26वां संस्करण हुआ था वो हाल ही में नवंबर 2022 में जापान में हुआ। तो कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2023, प्रश्न था कि विश्व हिंदी दिवस 2023 का थीम क्या है। तो चलिए विश्व हिंदी दिवस के बारे में देख लेते हैं, फिर हम इसी में हिंदी दिवस को भी देखेंगे, जैसे कि कल हमने राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों को देखा था। चलिए, तो कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। उसी क्रम में इस वर्ष भी मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विश्व भर में लोगों में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना, यह इसका उद्देश्य है। अगर थीम की बात करी जाए तो थीम जो वर्ष 2023 का था, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। कहने का मतलब कि जो किसी भी व्यक्ति का जो मातृभाषा चाहे जो कुछ भी हो, उसको साथ लेकर चलते हुए हिंदी को उनकी भाषा बनाना, ये थीम था। आगे चलते हैं इसके बारे में। अगर हम विश्व हिंदी दिवस के पृष्ठभूमि की बारे में बात करें तो पहली बार 10 जनवरी 1975 को यह नागपुर में आयोजित हुआ था विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। इसी सम्मेलन की स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ठीक। ये विश्व हिंदी दिवस की बात हो गई। अब हिंदी दिवस से कंफ्यूज नहीं करना है इसको, ठीक है, इसको हिंदी दिवस से कंफ्यूज नहीं करना है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी वर्ष 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। संविधान सभा ने इस दिन हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हिंदी से संबंधित भारत में, भारतीय संविधान में और क्या क्या चीजें हैं थोड़ा देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहली बात, ये जो हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा का जो हिंदी शब्द है, यह फारसी शब्द हिंद से व्युत्पन्न हुआ है। हिंद क्या है? एक फारसी शब्द है, उससे व्युत्पन्न हुआ है और हिंद का अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि, ठीक। हिंदी भारत की राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रभाषा भारत में कोई भी नहीं है, राजभाषा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी अन्य राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। उन 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 343 भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकार करती है। जो संविधान है वह आर्टिकल 343 कहती है संविधान का कि संघ की जो भाषा होगी वह हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। चलिए
अब आर्टिकल 351 की बात करी जाए तो हिंदी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्देश देता है आर्टिकल 351। ठीक है, तो आज इसी के साथ ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। एक बात याद रखिएगा कि कुर्बानियां सबको देनी है। ठीक है, किसी को नींद की देनी है या कामयाबी की देनी है, तो आप ये तय कर लीजिए कि आपको किसकी कुर्बानी देनी है। इसी के साथ आज का हमारा ये श्रृंखला समाप्त होता है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।